गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम मणिपुर की, तो आप सभी जानते होंगे कि वायलेंस जो स्टार्ट हुई थी मणिपुर में लगभग 1.5 साल पहले, अभी भी कुछ यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कल यानी कि दोपहर 2 बजे यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा एक सीआरपीएफ पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया। लगभग 45 मिनट दोनों साइड के ऊपर फायर यहाँ पे एक दूसरे साइड हुआ। फिर बाद में जब पुलिस ने पूरे चीज़ को ऊपर यहाँ पे कंट्रोल पाया, तो ऐसा देखा गया कि लगभग 10 आर्म्ड मिलिटेंट्स में मारे गए थे। अब यहाँ पर एक वर्जन एक और निकल के आया है, वो है कुकीज़ वो काउंसिल का, जो कि एक अपने आप में सिविल सोसाइटी ग्रुप है। उसने ये बोला है कि पहली बात तो ये 10 लोग नहीं, अब 11 लोग हैं, और ये जो लोग मारे गए हैं, ये कुकीज़ ऑफ विलेज वॉलंटियर्स हैं। तो यानी कि ना वो एक तरह से पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझ के इनके ऊपर मारा है, उनको जानबूझ के मार गिराया गया है, राइट? तो ये समथिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में कंसर्निंग मुद्दा एक तरह से बन जाता है, चाहे वो वायलेंस के पर्सपेक्टिव से हो, प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी यहाँ पर डिमांड करी है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इस पूरे के पूरे घटना की, एंड जो एक्चुअल में सच है वो हमारे सामने आ पाए। देखो, उम्मीद यही रहेगी कि मणिपुर के अंदर जो भी वायलेंस चल रही है बहुत जल्दी यहाँ पे खत्म हो वायलेंस, प्लस एट द सेम टाइम जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो शांति है, जो पीस है, वो एस्टेब्लिश हो पाए। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 12 नवंबर 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है एलुलोज के बारे में। थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, पर पहले आप लोगों ने ना ये देखो, आप लोगों ने भी ये अपने घर में कहीं पे देखी होंगी, ये शुगर फ्री वाली जो गोलियां होती हैं, राइट, जो आप चाय में डाल के पी सकते हो, राइट। एट द सेम टाइम आप लोगों ने ये डाइट कोक वगैरह देखा होगा। एक तो देखो होता है कोका कोला जो आप पीते हो, राइट। एक होता है डाइट कोक, डाइट पेप्सी, राइट। ये चीजें क्या होती हैं, इनमें यही तो बोला जाता है कि भाई इनमें शुगर है नहीं, या तो या शुगर बहुत कम है तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तभी तो इन लोगों को लोग इन चीजों को पीते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि इसमें ऐसा क्या डल रहा है कि जो यहाँ पर ये पी भी सकते हैं, सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं है, इससे मोटापा भी नहीं आएगा, हम शुगर भी कंज्यूम नहीं करेंगे? द आंसर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इज स्टीविया। स्टीविया की जब मैं बात करता हूँ ना, तो डेफिनेटली एक तरह से वो शुगर का ऑल्टरनेटिव हो जाता है। अब शुगर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर यदि मैं बात करता हूँ ना स्टीविया की, स्टीविया आपका कैलोरीज कम कर देता है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स के अंदर, आपके बेवरेजेस के अंदर, आपके कोलास के अंदर, फ्लेवर्ड वाटर्स के अंदर, सब जगह आपको स्टीविया इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बेसिकली थोड़ा मैं आपको स्टीविया के बारे में बताऊं, तो स्टीविया ना जो होता है वो आपका स्टीविया रेबोडनिया प्लांट, ये एक प्लांट है, इसके लीव से यहाँ पे ड्राइव होता है, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव है, राइट। इसकी जो स्टीविया की स्वीटनेस है, वो नेचुरली अकरिंग केमिकल से आती है, जो कि इसके लीव्स में पाई जाती है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी स्वीटनेस दे देती है। अगर हम बात करें ना इसकी स्वीटनेस की इंटेंसिटी की, तो आप नोटिस कर पाओगे जो हमारा जो शुगर होता है, जो हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, जो चीनी कंज्यूम करते हैं, उसके मुकाबले ये 200 से 400 गुना स्वीटर होता है। यानी कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी के अंदर हमें इसको इस्तेमाल करना होता है, एंड उससे हमें यहाँ पे मिठास जो होती है वो मिल जाती है। बाकी अगर हम बात करें, तो आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल एडिटिव्स नहीं होते हैं। ये चीज़ें आपको स्टीविया के बारे में थोड़ी बातें पता होनी चाहिए थी, राइट। आप लोगों ने ना कई बार सुना होगा एस्पार्टम के बारे में, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस किया था। ये भी दरअसल में ना एक लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है, राइट। इसका भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, आपके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, राइट। तो ये सब चीज़ें तो हमें पता थी, ठीक है। बट कई बार कोई लोग कहते हैं कि स्टीविया को अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करो, उससे आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपकी छाती के अंदर दर्द हो सकता है अगर आप लंबे टाइम तक कंज्यूम करते हैं ऐसी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया है। अब एक ना उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव निकल के आया है, दैट इज एलुलोस। एलुलोस दरअसल में ना साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड इट कुड बिकम अ पोटेंशियल राइवल टू स्टीविया, मतलब उसको स्टीविया हो सकता है फ्यूचर में रिप्लेस भी कर दे। अब आप पूछोगे एलुलोस क्या है? देखो, ये भी एक लो कैलोरी स्वीटनर ही है, जो कि आपके फिग्स फिग्स मतलब अंजीर, और आपका कीवी, ये जो दो फ्रूट्स होते हैं ना, अंजीर और कीवी भी आपने खाया होगा, इनके अंदर ये पाया जाता है। तो बिल्कुल जैसे शुगर की तरह ही सिमिलर होता है, पर आप नोटिस कर पाओगे इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो लगभग जीरो के बराबर होती हैं, और इसकी जो स्वीटनेस होती है वो शुगर के मुकाबले लगभग 70% होती है, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव की तरह यहाँ पे सामने निकल के आ सकता है। तो जो लोगों को डायबिटीज़ है, डेफ़िनेटली उनको यहाँ पे मददगार हो सकता है। प्लस किसी को अपना वेट कंट्रोल में करना है और वो शुगर नहीं कंज़्यूम करना चाहता, तो शायद उसके लिए एलुलोज़ एक बहुत बढ़िया यहाँ पे निकल के बाहर आ सकता है। बाकी देखो, एक जो बात होती है, अगर हम बात करें ना डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ ने ना जो इस तरह के अलग-अलग आपके नॉन शुगर स्वीटनर्स होते हैं,
उसके रिगार्डिंग ना डब्ल्यूएचओ थोड़ा मतलब उसके अगेंस्ट एडवाइस करता है। वो बोलता है कि यार ये सब मत खाया करो। पता है क्यों? क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इसके आप नोटिस करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी के ऊपर हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम्स हो गया, आपका हार्ट बर्न हो गया, ठीक है ना, इंडिजेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सब चीजें हो सकती हैं। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने एलुलोज के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, वो इन जनरल आपके नॉन शुगर स्वीटनेस के बारे में ये बात बोलते हैं कि लंबे समय तक ना जो कंज्यूम करना होता है इन चीज़ों का, उनका डेफिनिटली कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर भी इसको कंज्यूम करते हो, तो उसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आई होप आपको एलुलोस, एस्पार्टेम, स्टीविया ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एग्री वोल्टेक फार्मिंग। शायद ये वाली फार्मिंग आपने कभी सुनी नहीं होगी, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो ना मान लो आप यहाँ पे कुछ फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, खुले में ओपन। तो ओपन फार्मिंग हो रही है, तो ओपन फील्ड में पता क्या होता है, सनरेज डायरेक्टली आती है, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ से जब इस तरह से सनरेज डायरेक्टली आएंगी, तो आपका प्रोडक्शन तो अच्छा खासा होगा, पर साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे बहुत ज्यादा वेपोरेशन भी होता है। सही बात है। पर अगर मान लो आपने ये प्रोडक्शन तो कर रहे थे, आप जो भी अपनी फील्ड तो लगा रहे थे, बट साथ ही साथ आपने यहाँ पर ना क्या लगा दिए, आपने यहाँ पर लगा दिए सोलर पैनल। इससे क्या बेनिफिट हुआ, सोलर पैनल से ना आपको यहाँ पे शेड मिल गई। शेड मिलने की वजह से अब क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं आपका वेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, वो कहीं ना कहीं रुक गया। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस करो ना, आपने यहाँ पे क्या लगाए हैं, सोलर पैनल। सोलर पैनल की भी तो फायदा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उससे क्या होगा, आप यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी अपनी यहाँ पे बेहतर कर पाओगे। एक रिन्यूएबल एनर्जी का आपने सोर्स लगा दिया यहाँ पे, और आपके किसान जो है उनको भी फायदा। किसानों को अपनी कमाई पहले तो अपने फील्ड से तो हो ही रही थी, खेती से, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर जो आपका एनर्जी होगा, आपका सोलर एनर्जी प्रोडक्शन होगा, उसके माध्यम से भी यहाँ पर और एडिशनल इनकम यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो यही है आपका एग्री वोल्टिक फार्मिंग। ठीक है, अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, वहां पर इसको डिस्कस किया गया था, तो इसलिए न्यूज में है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जमीन का, लैंड का साइमल्टेनियस इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए भी, और सोलर एनर्जी के जनरेशन के लिए भी। तो सोलर एनर्जी, जो सोलर पैनल्स हैं उनको आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन भी होता रहेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी भी यहाँ पे जनरेट होती रहेगी। लैंड को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, रूरल इकोनॉमिक्स को सपोर्ट मिल जाएगा, एंड इसकी ग्लोबल एप्लीकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, स्पेशली उन एरियाज के लिए जहां पर जो लैंड है ना अपने आप में कम है ना, वहां पर आप दोनों चीजें कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन मार्क आता था कि क्या करें, क्या हमें किसी एरिया के ऊपर सोलर एनर्जी लगानी चाहिए, या फिर अगर हम बात करें क्या वहां पे खेती करनी चाहिए। तो एग्री वोल्टिक फार्मिंग, उन सभी चीजों का हमें सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रा की मीनिंग है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और हिंद का मतलब है इंडिया। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो तीसरा एडिशन है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद का, वो यहाँ पे हो रहा है इन पुणे, महाराष्ट्र। देखो एक्चुअल में ना अगर हम बात करें, तो हर साल ये होता है, पर कैसे होता है, एक साल इंडिया में, एक साल ऑस्ट्रेलिया में। तो पिछले साल जो एडिशन हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था दिसंबर 2023 में। तो इस बार यहाँ पर ये इंडिया में, पुणे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के एक्सरसाइज का पर्पस मैंने आपको कई बार डिस्कस किया ही हुआ है। जैसे इस केस में ना क्या होगा, दोनों देशों के बीच में जो आपके जो फोर्सेज हैं उनके बीच में कॉमरेडरी बढ़ेगी, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अच्छे डिफेंस टाइज इंक्रीज होंगे, एंड साथ ही साथ अच्छा खासा जो टेक्निकल नॉलेज है ना, वो भी हम यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे। अपनी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस उनके साथ शेयर करेंगे, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज होती हैं उसके माध्यम से ज्वाइंट प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, एंड साथ मिलकर कैसे काम करने के लिए हम कितने सक्षम हैं। तो वो इंटर ऑपरेबिलिटी और मिलिट्री कॉपरेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। अगला टॉपिक हमारा है गोटी कोया ट्राइबल्स के बारे में। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आप लोगों ने पहले बताओ, आप लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर क्या सल्वा जुदूम पढ़ा है? मैं अगर नहीं पढ़ा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप लोगों ने जिन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा, आप उसमें ये पढ़ोगे। एक्चुअल में क्या था ना, सल्वा जुदूम ना एक ट्राइबल पर्सन का एक ग्रुप था, ठीक है, जिसको ना एक्चुअल में सरकारी मशीनरी ने ही यहाँ पे बैक किया था। मतलब लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को सरकार ने मदद करी, उनको ट्रेनिंग दी, उनको यहाँ पे आर्म्स दिए, ये इंश्योर करने के लिए कि आप ना जो यहाँ पर पूरा का पूरा नक्सलिज्म है उसके अगेंस्ट काम करो। समझे? तो यहाँ पर ना सरकार ट्राइबल लोगों को एक तरह से हथियार प्रोवाइड कर रही है, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो नक्सलिज्म के रोक पाए। पर बाद में ऐसा देखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला कि नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। दे रूल्ड अगेंस्ट द आर्मिंग सिविलियंस इन दिस मैनर, एंड उन्होंने सलवा जुदूम को यहाँ पे बैन कर दिया। एंड छत्तीसगढ़ सरकार को ये भी बोला कि इस तरह की मिलिशिया फोर्स को आप यहाँ पे खत्म करो, इसको आप डिसबैंड करो। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखो काफी आ रहे थे, क्योंकि आपने ना लोकल लोगों को एक तरह से
वो दे दिया, आपने आर्म्स दे दिए। इसका फ़ायदा भी है, पर इसका नुकसान भी है, ठीक है ना? वो किसी के अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो ये सब इश्यूज़ थे सलवाज डोम के बारे में। अब एक्चुअल में पता क्या हुआ, जब ये सारा का सारा चीज़ें चल रही थी, तो हमें यहाँ पे देखना है छत्तीसगढ़ वाला रीजन। यहाँ पर ना आपको एक ये ट्राइबल ग्रुप देखने को मिलता है, गोटी-कोया ट्राइबल्स, ठीक है? ये मेजरली आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। पर अगर हम बात करें, जब ये सलवा जदूम वाला पूरा का पूरा इंसिडेंट हो रहा था, जब बहुत सारे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए माओइस्ट के बीच में और सलवा जदूम के बीच में, तो बहुत सारे गोटी-कोया ट्राइबल्स ना ये छत्तीसगढ़ छोड़कर आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उन स्टेट्स के अंदर चले गए, ठीक है? तो आज के समय आप नोटिस कर पाओगे तो छत्तीसगढ़ में तो है ही है, उसके अलावा आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन रीजन्स के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अब कंसर्निंग बात पता क्या है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर तो इनको एज़ अ ट्राइबल कंसिडर किया जाता है, पर जब मैं बात करूँ तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर उनको ट्राइबल्स नहीं कंसिडर किया जाता। दे आर क्लासिफाइड एज़ अदर कैटेगरी। इससे क्या नुकसान हुआ इनको? अरे भाई सरकार इतने सारी ट्राइबल्स के लिए स्कीम्स लेकर आती है, इतने सारे बेनिफिट्स देती हैं और जब तेलंगाना के अंदर इनको अदर कैटेगरी का दर्जा मिला हुआ है और ट्राइबल्स का नहीं मिला हुआ, दैट मीन्स जो भी बेनिफिट शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलने चाहिए, वो गोती-कोया ट्राइबल्स को तेलंगाना में नहीं मिलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो इसीलिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, इन्होंने होम मिनिस्ट्री और साथ-साथ बाकी कुछ और सरकारों को बोला है कि भाई इनका क्या स्टेटस है, क्या इनकी सिचुएशन है अभी के समय, उसके ऊपर आप हमें रिपोर्ट दीजिए। तो थोड़ा-सा इस ट्राइबल ग्रुप के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये गोटी कोयास, जो भी आप कहना चाहो, ये आपके छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बाकी जगह के ऊपर मूव कर गए थे, जब यहाँ पर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था इंसर्जेंट्स और सल्वा जदूम के बीच में। साथ ही साथ आप देख सकते हो लगभग 30,000 ऐसे मेंबर्स थे जो कि यहाँ से जाना पड़ा उनको। इनकी जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ कोया, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम क्या है पोडू। बेसिकली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। इसके साथ-साथ एनिमल हस्बेंड्री हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, इसके माध्यम से अपना लाइवलीहुड अपना गुज़ारा करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पे समक्का सरलम्मा जात्रा। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले फिल्म बूस्टर के अंदर। तो वो जो फेस्टिवल है, इनके द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ मानस नेशनल पार्क। पहली बात तो आप ना मानस नेशनल पार्क की ज़रा लोकेशन देख लो। देखो ये रही आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट? ब्रह्मपुत्रा रिवर जो इस तरह से मूव करती है ना, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको बीच में अलग-अलग नेशनल पार्क्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काज़ीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, राइट? उसी तरह से यहाँ पर आपको ये देखो, ये भूटान के बिल्कुल पास में आपको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो नाम पड़ा है ना मानस, ये मानस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से जाती है क्या मानस रिवर। ये मानस रिवर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आगे जाके जो मानस रिवर है ना, वो ब्रह्मपुत्र की ही एक ट्रिब्यूटरी बनती है। ध्यान में क्या रखना है दैट मानस रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि मानस रिवर इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास करती है, इसलिए इसका नाम रखा है मानस। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं मानस नेशनल पार्क को? क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन है ना, वो पिछले 10 साल के अंदर मतलब 2011 से लेकर 19 के बीच में वो 3 गुना हमें होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो बहुत अच्छा काम किया गया है टाइगर पॉपुलेशन को यहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए एंड जिस वजह से ये आज के समय न्यूज़ में भी है। जैसा मैंने आपको दिखाया हिमालयाज़ के फुटहिल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट बात आप नोटिस करो यहाँ पे बहुत ही एक यूनिक डिस्टिंक्शन है इसकी कि ये एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्लस एट द सेम टाइम ये टाइगर रिज़र्व भी है, एलिफेंट रिज़र्व भी है, बायोस्फीयर रिज़र्व भी है और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। कई बार यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट देता है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर्टिकुलर रिज़र्व की, बताओ ये किसकी बात हो रही है? क्या मानस की बात हो रही है, दिब्रू-सैखोवा की हो रही है, किसकी हो रही है? तो इस तरह से आपको ये फैक्ट वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ 1973 के अंदर, तो इट वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट रिज़र्व जो कि आपका इंक्लूड किया गया था टाइगर रिज़र्व नेटवर्क के अंदर। साथ ही साथ जो आपका ओवरऑल लार्जर लैंडस्केप है जिसमें आपका बक्सा, नवेरी, पके, नामदफा टाइगर रिज़र्व आते हैं, उसी का ही आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साल ट्रीज़ देखने को मिल जाएँगे एंड बाकी फ़ौना में बात करें तो आपने डेफिनिटली पिग्मी हॉक का सुना होगा, इंडियन राइनोसोरस हो गया, एशियाटिक बुफैलो हो गया, स्पिट हेयर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे फ़ौना भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन, मिक्स्ड डेसिडुअस ट्रीज़, स्क्रब फॉरेस्ट, राइट? ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मेजरली मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के बारे में। ये हमने डिस्कस करना हमारा रह गया था, तो इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन। ये 2 अलग-अलग शब्द हैं। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना अडैप्टेशन और मिटिगेशन की, तो मिटिगेशन का अर्थ क्या होता है? मिटिगेशन का पहली बात तो अर्थ होता है किसी चीज़ को आप रिड्यूस कर दो,
किस चीज़ को आप प्रिवेंट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस हो रहे हैं, उन एमिशंस को अगर हमने कम कर दिया, उनको प्रिवेंट कर दिया, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो कम सिवियर हो, राइट, उसको बोलेंगे मिटिगेशन। पर जब मैं बात करता हूँ ना अडेप्टेशन की, अडेप्टेशन का मतलब पता क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज तो होना ही है, वहां पे आपके करंट या जो फ्यूचर इफेक्ट्स होंगे उनके साथ आप डील करने के लिए कितना एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, दैट इज अडेप्टेशन, है ना। अब जब हम बात करते हैं एक एमिशंस के रिगार्डिंग, आपको ये रिपोर्ट आती है इमिशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आपके यूनेप के द्वारा निकाली जाती है। वो दरअसल में ना पता क्या बताता है? वो गैप को बताता है। गैप किस चीज़ का? मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2015 में हमने देखा था कि कैसे हमारा जो पेरिस क्लाइमेट डील हुआ, उसके माध्यम से हमारी फोकस क्या था कि हम एमिशंस को कम करेंगे। अब कितना हमने सोचा था प्लस कितना हमने अगेंस्ट, मतलब कितना हमने यहाँ पे हम कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना। मतलब कितना हमने एक्सपेक्टेड एमिशंस थे प्लस एट द सेम टाइम अगर हमें पेरिस के गोल्स को मीट करना है उसके लिए क्या करना था, दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसी को बोलते हैं एमिशन गैप। एंड उसी के ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, एमिशन गैप रिपोर्ट। इन अ सिमिलर मैनर अडेप्टेशन के लिए भी सेम रिपोर्ट निकाली जाती है आपकी यूनैप के द्वारा ही, कि कितना काम अडेप्टेशन के रिगार्डिंग हो रहा है एंड कितना गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। ध्यान में क्या रखना है, ये यूनैप ही निकालता है। जिस तरह से एमिशन गैप निकलती है, उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर हमारे सामने अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस बार का जो निकला है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, उसका टाइटल है आपका कम हेल एंड हाई वाटर। ठीक है, उसने यहाँ पे बात करी है कि किस तरह से हमें क्लाइमेट अडेप्टेशन के एफर्ट्स को बहुत तेजी से इंक्रीज करना है, बहुत अच्छी खासी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए, तभी हम इस डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ों की बात करी है, प्लानिंग, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की, प्लस साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के ऊपर भी ये रिपोर्ट बनाई गई है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहली बात तो इसने ये बोली है कि 171 कंट्रीज जो ऐसी हैं जिनके पास कोई ना कोई अडेप्टेशन प्लान डॉक्यूमेंट है, पर इंप्लीमेंटेशन उनकी बहुत खराब है। और साथ ही साथ 10 कंट्रीज तो ऐसी हैं भाई जिनका कोई प्लान ही नहीं है कि अडेप्टेशन करना कैसे है। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर इन्होंने जो गैप पाया है ना, वो लगभग गैप आप नोटिस कर पाओगे, वो गैप इन्होंने बताया है 187 टू 359 बिलियन डॉलर। इतना फाइनेंस गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, अगर हम बात करें 2022 की, तो जो अडेप्टेशन के लिए जो फंड है वो 28 बिलियन डॉलर यहाँ पे पहुंच गया है। पर ये पिछले सालों में तो इंक्रीज हुआ है, पहले 22 बिलियन डॉलर था, वो 28 बिलियन डॉलर हो चुका है। पर जो हमें चाहिए, कितना चाहिए, ये हमें 380 बिलियन डॉलर के आसपास चाहिए बाय 2030। उसके आसपास भी हम कहीं पर नहीं है। तो डू यू अंडरस्टैंड कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है अडेप्टेशन फाइनेंस की, और हमारा जो हम फाइनेंस दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पे कम देखने को मिल जाएगा। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपाल में सितंबर में फ्लड्स आ गए। उसी तरह से अगर हम बात करें अफ्रीका में, आपके समर के अंदर आपको यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे फ्लड्स देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से डेथ टोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये सारे कहीं ना कहीं मुद्दे क्या दिखाते हैं? ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जरूरत है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक अडेप्टेशन सपोर्ट की। ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे, डेवलप्ड नेशन यहाँ पे मदद नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा परेशानियां आगे वाले फ्यूचर के अंदर ऐसे बढ़ती ही रहेंगी। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे सारे काम करें, प्लस एट द सेम टाइम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पे इनके साथ मिलजुल कर काम करें, ताकि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं उनको हम कम से कम उनमें कंट्रीब्यूट करें। ये हमारा आज के समय फोकस होना चाहिए। अभी तक के लिए जो चीज़ें हुई हैं वो अपने आप में अनसस्टेनेबल है, प्रॉपर फंडिंग नहीं है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे, जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स है इस तरह से तो बंद ही हो जाएंगे अगर प्रॉपर उनको फंडिंग ना मिली। ऐसा यहाँ पर अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट का यहाँ पे कहना है, जिसको कि रिलीज करता है कौन? यूनेप, राइट। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज आपका पहला जो क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपके सामने कुछ सीज हैं एंड उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा आज का हिस्ट्री से, यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका आप बताओगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है, पर वो ये नहीं था, सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर ये एमसीक्यू आपका बनाया गया है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपके सामने कुछ टाउन्स थे और मैंने पूछा था कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अलीपो तो आपको पता ही होगा, ये सीरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, और सीरिया में आपको डेमेस्कस का भी पता होगा। तो ये लोकेशंस वैसे भी न्यूज़ में रहती हैं और कई बार हम इसराइल का डिस्कशन भी करते हैं, है ना। तो अलीपो और डेमेस्कस पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हुए हैं, बहुत सारे कंसर्न्स थे यहाँ पे सिविल वॉर के रिगार्डिंग भी, राइट। तो ये लोकेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपसे पूछा था, एक तो किरकुक पूछा था, ठीक है, किरकुक आपको पता होगा इराक में है। उसी तरह से मोसुल भी आपको इराक में ही देखने को मिल जाएगा। और टिग्रिस यूफ्रेट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि आप पिक्चर में देख भी सकते हो। इसके अलावा ठीक है, डेमेस्कस तो मैंने आपको बता ही दिया, सीरिया के अंदर, है ना। उसके साथ ही साथ
अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले सालों के अंदर। यूपीएससी ने आई थिंक 2022 में भी क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। तो मज़र-ए शरीफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? काबुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये लोकेशंस आपको पता होती ना, तो बहुत आराम से आप कह देते कि हाँ सर, एलिपो तो आपका सीरिया में है, पर जब मैं बात करता हूँ ना किरकुक और मोसुल की, ये आपको इराक के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी मज़र-ए शरीफ तो डेफ़िनिटली आपको अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों सही कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, एक मैंने आपसे पूछा था रियो +20। देखो रियो का मतलब तो आप लोग जानते हो, ठीक है? 1992 के अंदर जो आपको अर्थ समिट देखने को मिलता है, उसके 20 साल बाद यानी कि 2012 के अंदर आपको जो कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है दैट इज़ रियो +20 आपको कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाएगी। तो दरअसल में इसका नाम क्या है? इसका नाम और कुछ नहीं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये एनवायरनमेंट का स्टैटिक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने आपसे एनसीबीसी के बारे में पूछा था। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एनसीबीसी आपका 1992 का जो केस हुआ, इंदिरा सानी केस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। जब इसको बनाया गया था ना, तब उस समय यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, एनसीबीसी एक्ट 1993, ठीक है? उसके माध्यम से एनसीबीसी बनाया गया। पर 2018 के अंदर पता क्या होता है? 2018 के अंदर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं। कैसे? जो आर्टिकल 338 बी है ना, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। एंड आज के समय अगर कोई आपसे पूछे, तो एनसीबीसी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बात भी सही है। बाकी बात करें तीसरे स्टेटमेंट की, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो टर्म ऑफ चेयरपर्सन होता है ना, ये संविधान में नहीं लिखी हुई। दरअसल में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो बाकी मेंबर्स का टेन्योर है, वो प्रेसिडेंट जी यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स की, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, बताइएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपसे पूछा था अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। पहला आपका इनकरेक्ट है। प्रोजेक्ट शौर्यगाथा, वेरी सॉरी, पीछे चले गए हम, पता नहीं कैसे, बट ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्ट शौर्यगाथा की बात करें, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और तीसरे स्टेटमेंट की बात करें यूपीयू, तो ये तो आपकी स्पेशल एजेंसी थी, नॉट जो लिखा है ये गलत है, इसलिए स्टेटमेंट 3 आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।